नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा मैं भूगोल का जो समरी है, भूगोल का सारांश है। क्लास 6 का भूगोल का सारांश हम देख रहे हैं इस सीरीज में। और इसी सीरीज में आपको ज्योग्राफी का जो सीरीज देखने को मिलेगा, इसका अगला जो अध्याय है यानी कि 6 अध्याय आप देखेंगे, छठे अध्याय को। भूगोल के छठे क्लास के छठे अध्याय को हम इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस अध्याय में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इस चैप्टर का नाम अब सबसे पहले देखें तो इस चैप्टर का नाम देख लेते हैं। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी पृथ्वी में कितने प्रकार के स्थल रूप हैं, इसके स्थल के रूप के बारे में जानेंगे, इसके जमीन के रूप के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें हम किस तरीके के नॉलेज को गेन करने वाले हैं। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इस पीडीएफ का हाईलाइटेड जो पीडीएफ है, हाईलाइटेड मतलब जो कि हाईलाइटेड जो बुक है, यानी पीडीएफ या एनसीईआरटी का हाईलाइटेड बुक है, वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नेचुरल बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को, वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए। आपको जो है कि पीडीएफ मिल जाएगा इसका पूर्णतः। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सभी जानकारी को एकत्रित करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जान लेते हैं कि इसमें फैक्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ से जाने सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूंगा यहाँ से कि क्या आप जानते हैं इनके बारे में। तो इसके बारे में क्या आप जानते हैं, तो यहाँ से जानेंगे कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। अगर पहाड़ी हम इसे कहते हैं जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं ढाल वाली जो होंगी जगह, उसको पहाड़ी कहते हैं। पहाड़ी पहाड़ी को जो है कि पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। और 8000 मीटर, यानी एक बात समझ ले कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, ऊंचाई एवं खड़ी ढाल, जो खड़ी ढाल होती है एक तरीके से, इस तरीके से सीधे ढाल होती है वाली जो जितने भी पहाड़ी होंगी, पहाड़ी को क्या कहते हैं, तो पर्वत कहते हैं। और देख सकते हैं 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताए, यानी कि 8000 मीटर से ऊंचे जो होंगे तो वो निश्चित रूप से पर्वत कहलाएंगे। लेकिन 600 तक के जितने भी होंगे, 600 मीटर तक के जितने भी पहाड़ी होंगे या फिर ऊंचाई वाले स्थान होंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पहाड़ी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, इस जानकारी को। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे तो एक और फैक्ट के रूप में कि ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं, यानी कि ये जो स्थल रूप है पहाड़ी और मतलब जो है कि नीचे ऊंचे वाले जो स्थल है, वह इस प्रकार से है कि ये जो स्थल है दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जो स्थल है, स्थल रूप है, यानी जमीन का जो रूप है, कहीं पर पहाड़ी, कहीं पर पठार, कहीं पर पर्वत, कहीं पर घाटी, तो ये सारी जो स्थल का रूप है, ये प्रक्रिया दो प्रक्रियाओं के थ्रू बनता है। आपको यह आश्चर्य होगा जान करके कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं, यानी कि मैदान है जहां पर आप खड़े हैं, उसमें से धीरे धीरे गति हो रही है। यानी कि उसमें क्या हो रही है, तो धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। इस बात को आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और प्रथम तथा आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं कहीं पर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। इसको आप गौर करेंगे। ठीक है, आगे जानेंगे और जानकारी विस्तृत रूप से। तो यहाँ पर कुछ फिगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर विभिन्न स्थल के रूप आपको दर्शाए गए हैं चित्र के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं पर्वत होता है। तो पर्वत किस प्रकार से होता है, जो 600 मीटर से ऊंचे वाले जो होंगे वह पहाड़ी एवं पर्वत जो कहलाएंगे। पठार होंगे जो दो पहाड़ियों के बीच में जो एक मैदानी इलाका होगा या फिर मैदानी इलाका से थोड़ा सा ऊंचा होगा, तो वह जो है कि पठार कहलाएगा। पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, तो इस तरीके से जो रहेंगे तो उसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। घाटी किसे कहते हैं, तो घाटी आप कई सारे पहाड़ों के बीच में एक घाटी, यानी कि एक जल जमाव हो जाता है तो उसे घाटी कहते हैं। तो पहाड़ी किसे कहते हैं, तो 600 मीटर तक की ऊंचाई वाले जितने भी पहाड़ होंगे उसे पहाड़ी की दर्जा दी गई। झील आप जानते ही होंगे, सहायक नदी जानते होंगे, नदी। और डेल्टा, डेल्टा आप देखेंगे यहाँ से, तो डेल्टा क्या होता है, तो नदी के मुहाने पर, नदी के जो मुहाने पर जो वितरिका होती है, वितरिका जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं इस तरीके से, तो ये जो होता है ये डेल्टा कहलाता है। और ये जो नदी मुहाना ही होता है, यानी कि जहां पर नदी जो है कि समुद्र में मिलता है उसे नदी मुहाना आप जानते हैं। इस सभी फैक्टों के बारे में हम जानेंगे। जल संधि क्या होता है, द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, स्थल संधि क्या होता है, तट क्या होता है, दंतुरित तट क्या होता है, और दंतुरित तट की जो है कि किस प्रकार से फायदा है, किस प्रकार से उपयोग होता है,
इस सभी के बारे में हम जानेंगे विस्तृत रूप से। वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी सभी बातों के साथ, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए। साथ ही साथ लगे हाथ आप शेयर का बटन प्रेस करके अपने दोस्त के साथ भी आप इसको शेयर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इन्हीं सभी जानकारी को एकत्रित करते हुए और समझते चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ फैक्ट है इस प्रकार से जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर ही ये जो चैप्टर है एक प्रकार से आप समझ ले कि इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसको मतलब इस तरीके से आप समझे कि बेहद ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण। इसमें से आपको मैं कहता हूं कि टीआरई जो 2 हुआ था, यानी कि बीपीएससी का टीचर रिक्रूटमेंट 2 हुआ था, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। आप इस चैप्टर को मैं बता रहा हूं, आप गौर कीजिएगा, क्वेश्चन को आप एक बार तक मतलब जो है कि देख करके देखिएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे सबसे पहला फैक्ट यहाँ से इस चैप्टर से, तो दूसरी या वाहिद प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। यानी कि पहली प्रक्रिया हो गई क्या, तो आप समझे कि पृथ्वी में जो उतार चढ़ाव होते हैं वह कई सारे प्रक्रिया के दौरान होते हैं, लेकिन दूसरी प्रक्रिया के बारे में आप जाने तो यह बाह्य प्रक्रिया होता है। यानी दूसरी या फिर बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को हम कहते हैं अपरदन कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह के टूट कर जो है कि घिस जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह जो है कि नीची हो जाती है, यानी सतह जो है कि थोड़ा सा नीचे हो जाता है। अगर मिट्टी ऊपर से घिस करके टूट करके दह करके चला जाएगा तो उसकी जो सतह की ऊंचाई है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। यानी कि निक्षेपण के द्वारा क्या होता है, तो पृथ्वी के जो सतह है उसका जो फिर से निर्माण होता है, और अपरदन के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी की सतह टूटकर घिसकर मतलब उसका जो है कि कमी हो जाता है, उसका सतह जो है उसका क्षय हो जाता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। ध्यान रखेंगे ये जो जितने भी दोनों प्रक्रिया है, अपरदन या फिर निक्षेपण, ये दोनों प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, या तो जल द्वारा होगी, या तो फिर वायु द्वारा होगा, या तो बर्फ द्वारा होगा। ये 3 प्रक्रिया द्वारा यह होता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम जानेंगे पर्वत के बारे में। पर्वत क्या होता है, पर्वत के बारे में जाने तो यहाँ पर देखने को मिलेगा पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। यानी पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, नेचुरल हाइट है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। ध्यान रखेंगे कुछ जो पहाड़ है जो कि बादलों से भी ऊंचे हो सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वायुमंडल ठंडी होती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडल क्या होती जाती है, तो ठंडी होती जाती है। उसके बाद देखेंगे तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है। यानी कुछ जो पर्वत हैं उस पर जो हमेशा जमी रहने वाली जो बर्फ है उनसे क्या होती है, तो नदियां का निर्माण हो जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, तो हिमानी कहते हैं। यानी कि जिस बर्फ से अगर कोई भी पहाड़ पे किसी भी पहाड़ के चोटी पे बर्फ जमा है और वह पिघल करके नदी का रूप ले ले तो वह क्या कहलाएगा, हिमानी कहलाएगा। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर तथा उन्हें आप नहीं देख सकते। यानी कि ऐसा भी पर्वत आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि समुद्र के भीतर भी आपको पर्वत है। इसको आप जान सकते हैं कि कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यानी पूछ देगा कि पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर कम लोग क्यों निवास करते हैं, लोगों की जनसंख्या कम क्यों होती है, तो आप जान सकेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो होती है वहां पर कठोर जलवायु होता है, इसके कारण जो है वहां लोग कम निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल होते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। कृषि योग्य भूमि नहीं की कमी होती है या फिर नहीं होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं या फिर जिसे श्रृंखला भी आप कहते हैं। यानी कि पर्वत जो होता है एक रेखा के रूप में मतलब होता है जिसे आप श्रृंखला भी कहते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस रेखा के रूप में आप अगर होता है तो इसको आप श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तो श्रृंखला कहते हैं। उसके बाद देखते हैं तो यह बलित पर्वत है। इस प्रकार से जब आप पर्वत को देखते हैं तो उतार चढ़ाव, तो ये आपको बलित पर्वत का उदाहरण हो जाता है। यह बलित पर्वत हिमालय है, तो इसको ध्यान रखेंगे। बलित पर्वत किसका उदाहरण है, तो हिमालय का, मतलब बलित पर्वत का उदाहरण हिमालय है। उसके बाद आप देखें तो ये श्रृंखला कहा जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि जो पर्वत मतलब एक सीधी रेखा में होता है इसलिए इसे हम श्रृंखला कहते हैं। और बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं।
जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत से ऐसे पर्वतीय तंत्र हैं जो कि समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में हैं होते हैं, जो कि सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जैसे कि हिमालय, अल्पास तथा एंडीज। ये सब क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत है। यानी कि हिमालय एशिया की हैं, यूरोप अल्पास जो है कि यूरोप की जो पर्वत है वो अल्पास है, और दक्षिण अमेरिका की जो पर्वत है वो एंडीज है। पर्वत की ऊंचाई एवं आकार भिन्नता होती है। पर्वत की जो आकार एवं ऊंचाई में क्या होती है, तो विभिन्नता होती है, उसका आकार और ऊंचाई अलग अलग होता है सभी पर्वत। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा, तो देखेंगे तो यहाँ पर बलित पर्वत, भस्वंत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत, ये तीन प्रकार के पर्वत होते हैं, जिसमें कि हिमालय, अल्पास बलित पर्वत है। हिमालय तथा अल्पास जो क्या है, तो बलित पर्वत है। ध्यान रखेंगे इसको, हिमालय तथा अल्पास किस किस प्रकार के पर्वत है, तो बलित पर्वत है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। यानी बलित पर्वत के किस प्रकार से होते हैं, तो उनकी जो सतह होगी वो उबड़ खाबड़ होगा तथा शिखर क्या होगा, तो शंक्वाकार होगा। तो इस प्रकार के पर्वत को हम क्या कहते हैं, तो बलित पर्वत कहते हैं। भारत की अरावली जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित श्रृंखला पर्वत है। ध्यान रखेंगे, सबसे जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला किसे कहा जाता है, तो सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला आप जानेंगे तो भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की जो है कि सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। और इसमें जानेंगे कि अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह जो श्रृंखला है यह घिस गई है, जानेंगे इसको। और उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ध्यान रखेंगे, गोलाकार दिखाई देने वाले जो पर्वत कौन से हैं, तो उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के जो यूराल पर्वत है ये गोलाकार दिखाई देते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। एवं इनकी ऊंचाई कम है, इनकी ऊंचाई जो है थोड़ा सा कम है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उससे पहले आप यहाँ से जान लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि नहीं कि प्रशांत महासागर में स्थित मौनकी पर्वत है। प्रशांत महासागर में कौन सी पर्वत है जिसके आप देख सकते हैं कि इनका नाम है मौनकी पर्वत। मौनकी पर्वत के बारे में जाने तो हवाई द्वीप भी इसे नाम से जाना जाता है, हवाई द्वीप, जो कि सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई सागर के नीचे जो है कि मतलब जो है कि प्रशांत महासागर में आप जाने तो एक पर्वत है मौनकी पर्वत, उसकी जो ऊंचाई है 10,205 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। यानी ध्यान रखेंगे जो एवरेस्ट का जो चोटी है, एवरेस्ट की जो ऊंचाई है एवरेस्ट पर्वत की, तो यहाँ पर एवरेस्ट की जो ऊंचाई है शिखर की, तो उसमें 8,800 कुछ है, और इसकी जो 8400 कुछ है। और यहाँ पर देखेंगे तो 10,205 मीटर जो है कि ऊंचाई है इसकी मौनकी पर्वत की, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ध्यान रखेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो और जानकारी आपको देखने को मिलेंगे कि ये बहुत पुराने बलित जो पर्वत है, किस प्रकार के जो पर्वत है, तो अल्पेशियन और अमेरिका के जो यूराल मतलब जो है कि रूस के जो यूराल पर्वत है, यूरोप के जो यूराल पर्वत है, इन दोनों पर्वत के जो मतलब जो है कि इस प्रकार से कि पुराने बलित पर्वत है। जब यह बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, यानी ये बहुत पुराने बलित पर्वत है, जब बहुत बड़ा भाग टूटता जाता है तब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। यानी कि ध्यान रखेंगे कि जब आपको देखने को मिलेगा कि जब ये पर्वत का जो है कि बहुत बड़ा भाग अगर टूटता है तब क्या होता है, तथा ऊर्ध्वाधर रूप से यह विस्थापित हो जाता है, यानी इसलिए ऊर्ध्वाधर रूप से टूट करके विस्थापित हो जाता है। तब ये जो इस प्रकार से जो विस्थापित होने के बाद जो पर्वत का निर्माण होता है वह भ्रंशोत्थ पर्वत के निर्माण कहलाता है। ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार से भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है, यानी कि बड़े जो पर्वत होते हैं उसका भाग टूट जाता है और टूट करके जिस पर्वत का निर्माण होता है तो उसी पर्वत को हम कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड कहते हैं, यानी ऊपर उठे हुए जो खंड होंगे तो उसे हम कहते हैं उत्खंड। यहाँ पर फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये आपका भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है, और इसमें जो ऊपर उठे जो भाग है उसे उत्खंड भ्रंश कहते हैं, और जो नीचे धसे भाग है उसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। ध्यान रखेंगे, तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि तथा नीचे धसे हुए खंडों को हम क्या कहते हैं, द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। इसे ग्रेबन के नाम से भी जानते हैं और उत्खंड को आप हार्स्ट के नाम से भी जानते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह की पर्वत तंत्र का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, यूरोप में जो है कि राइन घाटी की जो पर्वत है तथा वासजेस जो पर्वत है ये भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण है।
ध्यान देंगे इस बात को। और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजिमा इस तरह के पर्वत के उदाहरण है। ध्यान रखेंगे जो किस प्रकार से है यहाँ पर कि ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं और अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजिमा इस तरह के पर्वत का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे ज्वालामुखी पर्वत कहाँ कहाँ है। तो ज्वालामुखी पर्वत आप यहाँ से जान सकते हैं कहां से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है आपको अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो में तथा जापान के फ्यूजिमा में। तो इस तरीके के जो माउंट किलिमंजारो और जापान के फ्यूजिमा दोनों जो है कि किस प्रकार के पर्वत हैं, तो ज्वालामुखी पर्वत है। ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि नेक्स्ट फैक्ट के रूप में कि पर्वत बहुत लाभदायक होता है। निश्चित रूप से पर्वत जल के संग्राहक होते हैं, यानी कि पर्वत जो होता है जल का संग्रहण करता है, यानी कि जल को संभाल करके रखता है। बहुत सी नदियां का स्रोत जो है कि पर्वत में स्थित होता है, जिसे हम हिमानियों के में जो है होता है। बहुत से जो नदियां हैं उसका स्रोत पर्वत में जो है कि स्थित हिमानियों में होता है, यानी कि जो पर्वत के शिखर पे हिम जमा रहता है, बर्फ जमा रहता है, उसके पिघलने से निर्माण होता है बहुत सारे नदियों का। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है, यानी कि जो किस प्रकार से, तो हिमानियों में होता है और हिमानियों से जिस प्रकार से नदी निकलता है वह नदी क्या होता है, तो जल को जो है कि लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। और पर्वतों को जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको कि पनबिजली के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जो है कि पहाड़ों से जो नदी निकलती है उस नदी के द्वारा जो है कि पनबिजली का उत्पादन किया जाता है और सिंचाई का भी उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रीजन इत्यादि प्राप्त होते हैं। अब वनों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि वनों से हम जानेंगे तो वनों से हमें किस प्रकार की चीजें उपलब्ध होती है। ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे कि गोंद, रीजन इस प्रकार के जो तत्व है, इस प्रकार के जो चीजें हैं जो हमें उपलब्ध होती है वनों से। आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे वे जो है पर्वत की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं, यानी कि जो सैलानियां होते हैं, जो बहुत सारे पर्यटक होते हैं, वह पर्वत की जो यात्रा किस लिए करते हैं, तो उनकी प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए करते हैं। और जो उनकी यात्रा करने के लिए उसमें जो विभिन्न प्रकार के आप खेल को भी जानेंगे, इसमें जो है कि विभिन्न प्रकार के खेल भी आपको देखने को मिलेगा और इस खेल में आप जानेंगे किस प्रकार से खेल होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि खेल किस प्रकार से होता है, जैसे कि पहाड़ों में खेले जाने वाले खेल होते हैं पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर लिफ्ट राफ्टिंग तथा स्काई स्काई देख सकते हैं स्काइंग पर्वत में के जो प्रचलित खेल है। ध्यान रखेंगे इसको, जो पहाड़ों में खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं, तो पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग जिसके तरह जो कि रिवर के तरह जो है कि रिवर में आप नाव के लेकर के देख सकते हैं, इस तरीके से स्टीमर रहता है और स्टीमर में आपको देखने को मिलेगा। स्टीमर में क्या होता है, तो स्टीमर में इस तरीके से बना रहता है और नदी में वो लोग इस नदी स्टीमर में बैठ करके उसको ग्लाइडिंग करते हैं, मतलब जो है कि इस तरीके से करते हैं, है ना। तो इसमें स्काइंग पर्वत भी प्रचलित है। इसमें ध्यान रखेंगे स्काइंग पर्वत में इस तरीके के जो खेल है स्काइंग खेल है जो कि पर्वतों में खेला जाता है, पहाड़ों में खेला जाता है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी आपको देखने को मिलेगा यहाँ से और देख सकते हैं ज्वालामुखी यानी अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे मैग्मा का निर्माण कैसे होता है, तो अत्यधिक दाब से होता है और इससे इस प्रकार से निकलता है और यहाँ पर जो है कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। इस प्रकार से रहता है ज्वालामुखी पर्वत। ध्यान रखेंगे ये ऊपर में आपको क्रेटर दिखेंगे, इसको जो ज्वालामुखी की जो मुख होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं पठार के बारे में हम जानेंगे यहाँ से। तो पठार के बारे में आप देखेंगे यहाँ से, तो देख सकते हैं ये जो पर्वतों में खेले जाने वाले खेल है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आदमी खेल रहा है। तो पठार के बारे में यहाँ से जानते हैं। तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार कैसा होता है, तो उठी हुई भूमि उठी हुई एवं सपाट होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज की तरह सपाट होता है। ध्यान रखेंगे इस प्रकार से होता है। ये जो पठार होता है वह इस प्रकार से भाग होता है। ये जो उठा हुआ भाग आता है, जो सामान्य भाग होते हैं इसके सामान्य जो स्थल होते हैं उससे थोड़ा सा उठा हुआ इसका भाग होता है, उसे हम पठार ही कहते हैं। किसी पठार के एक या
एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। ध्यान रखेंगे, किसी भी जो पठार होगा, कोई भी जो पठार होगा, उसके एक से अधिक भाग होते हैं, एक से अधिक किनारे होते हैं, और उस किनारे में मतलब जो है कि ढाल, उसका जो ढाल होता है एकदम खड़ा होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, पहाड़ों का जो ढाल होता है, पठारों का जो ढाल होता है वह एकदम से खड़ा होता है। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि भारत में दक्कन पठार पुराने पठार से एक है, यानी कि भारत का जो है कि पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार पुराने पठार में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, भारत के कौन सा, तो दक्कन का पठार सबसे पुराना है, तथा केन्या, तंजानिया और युगांडा का जो पठार है वह पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी पठार इस प्रकार से उदाहरण है, मतलब जो पुराने पठार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार क्या है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य तल से 4000 से 6 मीटर का है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने, तो नेक्स्ट फैक्ट आपके सामने दिखेगा यहाँ पर कि पठार बहुत उपयोगी होता है निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें जो है कि बहुत सारे खनिज जो होते हैं, प्रचुरता होती है, यानी बहुत सारे खनिज इसमें पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध होता है। ध्यान रखेंगे, अफ्रीका का जो पठार है वहां पर आपको सोना एवं हीरा के लिए यह प्रसिद्ध होता है। आगे बढ़ेंगे, इसमें और देखेंगे तो भारत में जो है छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो भारत का छोटा नागपुर है उसका पठार में, उस पठार में आपको लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे यहाँ से, कि पठारी क्षेत्र में बहुत से जल प्रपात हो सकते हैं। पठारी जो क्षेत्र है उसमें आपको जल प्रपात देखने को बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। जल प्रपात किसे कहते हैं, तो झरना जो होता है, नॉर्मल शब्दों में आप जाने तो जो वाटरफॉल होता है, झरना होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जल प्रपात बोला जाता है। तो भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी एवं स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर का जो पठार पर जो है किस प्रकार से, तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार से जलप्रपात के उदाहरण हैं। ध्यान रखेंगे, जो कर्नाटक में है जोग जलप्रपात, और छोटा नागपुर में जो है, छोटा नागपुर पठार में आप देखने को मिलेगा आपको स्वर्णरेखा नदी है, उस पर स्थित है कौन सा, तो हुंडरू जलप्रपात। ध्यान रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, यानी लावा पठार में काली मिट्टी की जो प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ होता है एवं खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। यानी ध्यान रखेंगे, जो लावा जो पठार होता है उसमें किस प्रकार की जो प्रचुरता होती है, तो काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो कि बहुत सारे उपजाऊ होती है, बहुत उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। ध्यान रखेंगे इसको, काली मिट्टी में आप जानेंगे तो कपास की खेती की जाती है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। कई पठारों में रमणीय स्थल भी होते हैं। कई जो पठार है वहां पर जलप्रपात होंगे, तो जलप्रपात होंगे तो वहां पर रमणीय स्थल होंगे, जहाँ पर लोग पर्यटक के तौर पे जो है कि जाते हैं, और पर्यटक को आकर्षित भी करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे और जानकारी आप एकत्रित करेंगे यहाँ से मैदान के बारे में। मैदान के बारे में हम जानते हैं यहाँ से, तो मैदान क्या होता है, तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को हम कहते हैं। मैदान किसे कहते हैं, तो समतल भूमि के बहुत जो बड़े भाग होंगे उसे हम मैदान कहते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, यानी कि जो समुद्री तल है उसके जो ऊंचे होंगे कितना, तो 200 मीटर मात्र ऊंचे होंगे, उससे अधिक जो ऊंचे होंगे वो दूसरा मतलब पठार हो जाएगा या फिर पहाड़ी हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो मैदानी क्षेत्र होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है समुद्र तल से, तो 200 मीटर होती है। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं और कुछ जो है कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। ध्यान रखेंगे, उर्मिल कैसा होता है और तरंगित होता है इस तरीके से, इसके बारे में भी आपको फिगर हम दिखाएंगे। उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। अधिकांश जो होते हैं, अधिकांश जो मतलब मैदानी क्षेत्र होते हैं, अधिकांश जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो नदी तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। ध्यान रखेंगे, जो मैदानी क्षेत्र बनते हैं किसके द्वारा, तो वो आपको नदी या फिर उसके जो सहायक नदी होंगे उसी के द्वारा जो है बनती है।
उर्मिल तथा तरंगित क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में आपको फिगर से के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी आपके सामने फैक्ट के तौर पे यहाँ से देखेंगे कि नदी के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नदी के द्वारा जो बनाए गए मैदानी क्षेत्र होगा वह कहाँ पाए जाते हैं, मैक्सिमम रूप से एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यात्सांग नदी का मैदान इसे प्रमुख उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, जो भारत में आप जाने तो किस प्रकार से एशिया में स्थित भारत में जाने तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है तथा चीन में यात्सांग नदी जो है उसके द्वारा जो है कि मैदान का प्रमुख रूप से निर्माण होता है इस नदी के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी आपके सामने तो देख सकते हैं यहाँ से, तो भारत में गंगा का मैदान भारत में जो है कि गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है। यानी कि भारत में आप जाने तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा, तो ये बात आपको जानने की जरूरत है। उसके बाद स्थल रूप एवं लोगों के बारे में जाने, तो यहाँ से देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से यह है मैदानी क्षेत्र है ना, यह मैदानी क्षेत्र है, लेकिन जो ये धंसा हुआ भाग है ये मतलब जो है कि उठा हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर अभी आप देखे थे कि उर्मिल तथा तरंगित। उर्मिल किस तरीके से होता है, तो ये जो देख रहे हैं ना पार्ट उठा हुआ थोड़ा सा मतलब सीढ़ी नुमा जो जानते हैं ना, तो इसी चीज को कहते हैं कि उर्मिल तथा तरंगित। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने और जानकारी निकल के आएगा कि रस्सी से बना पुल आप कहाँ देखेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे। ध्यान रखेंगे, रस्सी से बना पुल कहाँ देखने को मिलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, इसको भी हम जान लें। तो स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वच्छ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल और वायु का जो है कि स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं होती जाती है, और इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को जो है कार्यक्रम चलाया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी एकत्रित करेंगे, और जिसमें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो फिगर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो देखने को मिलेगा पहाड़ी इलाका में इस प्रकार से जो घर रहते हैं, और ये जो देख रहे हैं पहाड़ी इलाका में जो खेती किया जाता है, तो इस प्रकार से जो होता है मतलब जो ढलान नुमा जो होता है, ढाल में होता है खेती, उसमें चाय की खेती होती है। यहाँ पर बारिश की पानी एकत्रित नहीं होता है। यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत देख सकते हैं, ये भी पहाड़ी इलाका का है। और ये जो देख सकते हैं यही खेल है जो कि नदियों में पहाड़ियों में जो है कि नदियों में जो होते हैं, पहाड़ी के थ्रू जो नदी निकलती है, जलप्रपात होते हैं, वहां पर इसी खेल को खेला जाता है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पठारी भाग है यह, तो इस प्रकार जो चित्र में देख सकते हैं आप क्या क्या है, तो इसको आप इंगित कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसमें कौन कौन से चित्र हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, प्रश्न को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है यहाँ से। कि पर्वत पठारों से विभिन्न होते हैं, तो किसके लेकर के भिन्न होते हैं, तो ऊंचाई को लेकर के भिन्न होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है, तो हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। और आगे बढ़ेंगे तो दक्कन पठार कहाँ स्थित है, तो दक्कन पठार आप भारत में देखेंगे। उसके बाद है यात्सांग नदी, यात्सांग नदी कहाँ बहती है, तो चीन में बहती है। उसके बाद आपको है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोप एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन है, यूरोप का जो है एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो अल्पास है, जो कि प्रमुख पर्वत श्रृंखला के रूप में यूरोप का जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कि खाली स्थान को भरने के लिए कहा जा रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो मैदान कहते हैं। समतल भूमि वाले जो विस्तृत क्षेत्र होंगे उसे हम क्या कहते हैं, तो मैदान कहते हैं। हिमालय एवं अल्पास कैसा पर्वत है, तो युवा बलित पर्वत के उदाहरण है। उसके बाद देखिए तो पठारी क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता पाई जाती है। और पर्वत किस प्रकार से होते हैं, तो पर्वत श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम होता है। पर्वत श्रृंखला क्या होता है, तो पर्वत का एक क्रम होता है। और आगे बढ़ेंगे तो मैदानी, यहाँ पर देखेंगे मैदानी क्षेत्र जो होते हैं कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक होता है। ध्यान रखेंगे, मैदानी जो क्षेत्र होगा उसमें कृषि के उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। और पहाड़ी जो क्षेत्र होगा, पठारी जो क्षेत्र होगा, वहां पर खनिज और खनिज क्षेत्रों की जो बेहद ही प्रचुरता पाई जाती है। तो ये सारी जानकारी रही आपको इस चैप्टर के बारे में,
जो कि था आपका छठा चैप्टर क्लास 6 से और भूगोल का था, और इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी मिले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, और जुड़ जाइएगा हमारे इस चैनल से, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ध्यान रखेंगे अपना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।